So dear students, time to start a very important chapter in chemistry, acids, bases and salts. अब देखिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे कंपाउंड्स को स्टडी करना पड़ता है, बहुत सारे कंपाउंड्स को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। अब सोचो आप सारे कंपाउंड्स को अलग अलग स्टडी करना कितना डिफिकल्ट होता होगा यार, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, उन कंपाउंड्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक। फिर उन ग्रुप्स को हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करना आसान हो जाता है। जैसे एसिड्स ये जो है ये ग्रुप है बहुत सारे कंपाउंड्स का, और इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपस में बहुत मिलती जुलती होती हैं स्टूडेंट्स। वैसे बेसिस ये भी एक ग्रुप है कंपाउंड्स का स्टूडेंट्स, इसमें भी जो कंपाउंड्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती है। वैसे ही सॉल्ट्स की भी कहानी है स्टूडेंट्स। तो दीज थ्री आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। इनफैक्ट एसिड्स जो है स्टूडेंट्स, दीज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारे डे टू डे लाइफ में एसिड जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो आपको हर जगह एसिड मिलेगा स्टूडेंट्स। बेसिस एंड सॉल्ट्स, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, बाय द टाइम वी एंड दिस चैप्टर यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट केमिस्ट्री इज रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और उसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। एंड एट द सेम टाइम यू वुड हैव अंडरस्टूड कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, कुछ कंपाउंड्स का मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं और उनका फॉर्मूला भी। दे आर सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड यू हैव टू रिमेंबर देम। HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज बेसिकली एन एसिड स्टूडेंट्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला है HCl। H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, sulfuric acid, some very important compounds. HNO3, this 3 actually nitric acid, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नाम से क्लियर है कि ये सब एसिड्स हैं, और भी कई सारे एसिड्स होते हैं स्टूडेंट्स। कुछ और इंपॉर्टेंट एसिड्स इस चैप्टर में हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक। अब हम ये देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि इन कंपाउंड्स को एसिड क्यों बोला गया है, या इनमें क्या सिमिलैरिटी है। ये सब के सब एक ग्रुप में है, एसिड नाम के ग्रुप में, तो इनमें क्या सिमिलैरिटी है स्टूडेंट्स। तो एक चीज तो आपको साफ साफ समझ में आ रही होगी कि यहां पे हाइड्रोजन एटम आपको दिखाई दे रहा होगा इन सब में। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि हम HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक। तो ऐसे तो ये गैस होता है, रूम टेम्परेचर पे ये एक गैस होता है स्टूडेंट्स, ठीक। लेकिन हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें, तो देखो यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए HCl के बाद, SLG एक्वस, क्या लिखना चाहिए, हमने पिछले कोर्सेज में पढ़ा ही है। ये लिखने का मतलब होता है कि ये सॉलिड है, ये लिखने का मतलब है कि लिक्विड है, ये लिखने का मतलब ये गैस है। एक्वस लिखने का मतलब इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे तो ये गैस है, लेकिन हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे एक्वस, ठीक है। तो जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जिन दो आयन से ये बना है वो दोनों आयन्स अलग अलग हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स की जो हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन आयन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पे हाइड्रोजन आयन बन जाता है, हाइड्रोजन आयन स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये तो आपको पता होगा कि इसको जनरली बोलते हैं कि आयोनाइज हो गया, HCl जो है वो आयोनाइज हो गया या डिसोशिएट हो गया, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक दूसरा आयन बनाता है कुछ इस तरीके से। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल था H2, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो उसके साथ अटैच हो जाता है, तो H3+O बन जाता है। क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो दिस इज एक्चुअली एन आयन, और इसका नाम होता है स्टूडेंट्स हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम। ये जो हमने चीज देखी स्टूडेंट्स वो सिर्फ HCl के साथ नहीं, बाकी सारे एसिड्स के साथ होती है, और जिन चीजों के साथ नहीं होती है उनको हम एसिड्स नहीं बोलते हैं। तो कैसे कंपाउंड्स को एसिड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, आप इस एग्जांपल से समझो कि एसिड्स वैसे कंपाउंड्स हैं जिनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो हाइड्रोजन आयन है वाटर से मिलके वापस से हाइड्रोनियम आयन बनाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। कई बार आप देखेंगे इस चैप्टर में कि हम सिर्फ इतना बोल देंगे कि जो एसिड है वो वाटर में डिसॉल्व होने पे हाइड्रोजन आयन बना देता है, सिर्फ इतना ही बोल के छोड़ देंगे, ठीक है। ये अंडरस्टूड होगा कि वो जो हाइड्रोजन आयन बन रहा है वो वाटर से वापस रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है स्टूडेंट्स। बाकी के ये जो एसिड्स हैं वो भी ऐसा ही करते हैं स्टूडेंट। जैसे देखो ये नाइट्रिक एसिड के बारे में मैं आपको बताता हूं, उसके लिए अगर हम लिखें तो HNO3 एक्वस, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ बनाता है विच इज एन हाइड्रोजन आयन,
प्लस NO3 माइनस। और ये जो हाइड्रोजन आयन है स्टूडेंट्स वापस से वो वाली रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा स्टूडेंट्स। सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ भी ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, स्पेस थोड़ा कम है। देखिए ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसका भी जो एक्वस सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, मतलब इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आप देखें यहां पे 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि H2 है यहां पे, तो 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं प्लस सल्फेट आयन। सल्फेट आयन पे -2 चार्ज होता है। और ये 2 जो हाइड्रोजन आयंस बने हैं स्टूडेंट्स वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके फिर से हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी यही प्रॉपर्टी होती है कि वाटर में डिसॉल्व करने पे वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। और जो ऐसा नहीं करता उसको हम एसिड नहीं बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स कुछ और कंपाउंड्स के बारे में यहां पे हम देखते हैं। NaOH, इसका नाम है स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, इसका नाम है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स CaOH2, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड स्टूडेंट्स दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बेसेस। ये कुछ बेसेस हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एसिड्स है, दीज आर सम बेसेस। और भी कई सारे बेसेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस के बारे में हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। अब देखो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। जैसे देखो NaOH, ये एक सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ये एक सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं NaOH, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि इसमें 2 आयंस हैं, एक सोडियम आयन वो अलग हो जाता है और एक OH आयन जिसपे निगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स। ये इन 2 आयंस में आयोनाइज और डिसोशिएट हो जाता है। ये जो OH आयन है स्टूडेंट्स को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो वाटर में डिसॉल्व होने पे हाइड्रोक्साइड आयन दें उनको हम बेसिस बोलते हैं। जो हाइड्रोजन आयन दें उनको एसिड्स बोलते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन दें उसको बेसिस बोलते हैं, ठीक है, बेस बोलते हैं, बेस। जैसे ये KOH है, इसके साथ भी ये होगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो K प्लस और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे स्टूडेंट्स तो कैल्शियम प्लस 2 और यहां पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन है तो 2 हाइड्रोक्साइड आयंस बनेंगे। तो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है मेन और बेसिस की क्या प्रॉपर्टी होती है। अब स्टूडेंट्स बारी है सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स क्या होते हैं अभी थोड़ा सा हम देखेंगे, बाकी और डिटेल में इनको बाद में देखेंगे। सॉल्ट से कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स। देखो NaCl, दिस इज अ कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कॉमन सॉल्ट है जो हम फूड में डालते हैं, खाते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4, दिस इज कॉपर सल्फेट। KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट, ये सब सॉल्ट्स है स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स का नाम हम देखेंगे आगे। देखो सॉल्ट्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। देखो अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, HCl ये क्या है स्टूडेंट्स, एक एसिड है, ठीक है। अब देखो HCl से NaCl कैसे आएगा, आप ऐसा सोचो HCl से NaCl कैसे आएगा। अगर इस हाइड्रोजन को अगर हम सोडियम से रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस कर दें तो NaCl आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। H2SO4 ये एक एसिड है स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे कॉपर सल्फेट कैसे आ सकता है आप सोचो। अगर हाइड्रोजन को यहां पे कॉपर से रिप्लेस कर दें तो कॉपर सल्फेट आ सकता है। KNO3 HNO3 ये एक एसिड है स्टूडेंट्स। यहां पर H को अगर पोटाशियम से रिप्लेस कर दें तो KNO3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सॉल्ट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन बाय एन एलिमेंट इन एन एसिड। मतलब कोई एसिड है उसमें हाइड्रोजन को हटा के अगर कोई मेटल वहां पे आ जाए तो जो कंपाउंड बनता है स्टूडेंट्स उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं कि सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय अ मेटल।
सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय अ मेटल, ठीक है। एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको कोई मेटल रिप्लेस कर दे तो जो कंपाउंड बनता है स्टूडेंट उसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, हमने सॉल्ट देख लिया क्या होता है, बेस देख लिया क्या होता है, एसिड देख लिया क्या होता है। एसिड और बेस की डिफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। तो आप देखें, एसिड्स आर कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर सोल्यूशन, जैसा हमने देखा, एंड बेसिस आर कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर सोल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एसिड्स और बेसिस बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ एसिड्स और बेसिस बहुत वीक होते हैं। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स स्ट्रांग और वीक होने का? दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स मैंने यहां पे बहुत सारे एसिड्स के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ आप पहले देख चुके हो और कुछ आपके लिए नए होंगे। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने देखा है पहले, ठीक है। H2SO4 दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, कार्बोनिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं इसमें, खास करके स्टूडेंट्स आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस के नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखो, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला है H2SO3 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे कि मान लो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है फॉर एग्जांपल, तो हमने देखा कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका जब एक्वस सोल्यूशन हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आयोनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन आयन बनाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो ये लिस्ट में जो लास्ट एसिड है उसको, उसके साथ क्या होगा, उसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वही होगा, क्योंकि वो भी एसिड है और हर एसिड के साथ यही होता है। उसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये भी आयोनाइज होगा और ये इस तरीके से CH3COO- ये आयन बनाएगा एक, और एक H+ आयन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी H+ आयन बनाता है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अब लेकिन देखो इसमें और इसमें एक फर्क है। HCl में दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये एसिटिक एसिड में फर्क है। क्या फर्क है आप देखो स्टूडेंट्स, HCl के केस में क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं HCl के, वाटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने डाले हैं HCl के, सबके सब आयोनाइज और डिसोशिएट हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन देने के लिए, सबके सब, ठीक है। सपोज करो वाटर में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं HCl के, तो सारे के सारे 1000 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिसोशिएट हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन देने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इस केस में स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होगा, इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से डिसोशिएट नहीं होंगे। मान लो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं अगर वाटर में एसिटिक एसिड के, तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे हाइड्रोजन आयन देने के लिए और कुछ आयोनाइज नहीं होंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे, बहुत सारे होंगे भी, ठीक है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का क्या मतलब होता होगा। ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पे उसके सारे या ज्यादातर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन दे। वीक एसिड ऐसा एसिड होता है जिससे कुछ ही मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो पाते हैं, सारे आयोनाइज नहीं हो पाते हैं। जैसे आप यहां पे जो लिस्ट देख रहे हैं उनमें से ये सब जो है हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये सारे जो एसिड्स हैं दीज आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। खासकर इसमें से हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, ये तो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एसिड्स। ये तीनों कैसे हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ये जो बाकी एसिड्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वीक एसिड्स है। आपको ध्यान होना चाहिए, कार्बोनिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट एसिड, आपको पता होना चाहिए वीक है। फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सब भी है बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं। एसिटिक एसिड वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो कि ये वीक एसिड होता है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने कुछ बेसिस लिखे हैं, कुछ इनमें से आपको पता है, कुछ नए हैं आपके लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में हमने देखा है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज लिथियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें से ये जो एसिड्स बेसिस हैं स्टूडेंट्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग, और ये जो बेसिस हैं स्टूडेंट्स ये वीक है, ठीक। और इनमें भी वही फंडा है स्टूडेंट जो यहां पे एसिड में लगा था। जैसे कि NaOH का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉलिड होता है, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं और इस तरह से हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन जैसे MgOH2 है, ठीक है, MgOH2, इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है
तो इस तरह से आयोनाइजेशन होता है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके वो आयोनाइज नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज और आप यहां पे देख सकते हो, वीक वाले केस में ये एरो इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब दो एरो बनाए जाते हैं, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। तो इस टाइप का एरो ये सजेस्ट करता है कि ये जो है ये पूरी तरह से इन दोनों चीजों में आयोनाइज नहीं हो रहा है, ये जो है ये पूरी तरीके से इन दोनों में आयोनाइज नहीं हो रहा है। जबकि यहां पे एक ही एरो बनाते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है, ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स या बेसिस किसको बोलते हैं आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। एसिड होने का मतलब था कि हाइड्रोजन आयन बनाना, ठीक है। अगर सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयन बना रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और सारे नहीं बना पा रहे हैं तो वीक एसिड हो गया। वैसे ही बेस के लिए भी इन बातों को स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, एक दो लाइन में पढ़ देता हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयोनाइज फुल्ली इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने देखा है। वीक एसिड्स आयोनाइज पार्शियली इन वाटर टू प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। वैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के लिए वही बात लिखी है जो हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स, यू कैन गो थ्रू देम। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। स्टूडेंट्स अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो ये जो दो टर्म्स हैं वो आपको बहुत सारे कंपाउंड्स पे लिखे हुए मिलेंगे। जैसे आप देखो ये इस तरह की बॉटल आपको मिलेगी केमिस्ट्री लैब में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है HCl और सामने में लिखा हुआ है CON मतलब कंसंट्रेटेड। ये एक और बॉटल है लैबोरेटरी में, उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टूडेंट्स HCl, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है DIL, दिस रिप्रेजेंट्स डाइल्यूट। तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है लेकिन कंसंट्रेटेड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है लेकिन डाइल्यूट। तो क्या मतलब है स्टूडेंट्स ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट होने का? बहुत सिंपल सा मीनिंग है स्टूडेंट्स। ये जो HCl है हमने देखा था, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको लेस वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, वाटर बहुत कम होता है, लेस वाटर, ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट्स ये कंसंट्रेटेड कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर HCl को हम बहुत सारे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर बहुत ज्यादा है उसमें थोड़ा सा HCl डाला गया है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स नाम से ही क्लियर है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब उसमें बहुत कम वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब उसमें बहुत वाटर है स्टूडेंट्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा सा ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे हम किसी भी एसिड की बात करें तो उसका कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है H2SO4 कंसंट्रेटेड और एक जगह पे लिखा हुआ है H2SO4 डाइल्यूट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और समझ जाएंगे कि ये कंसंट्रेटेड का मतलब है इसमें बहुत कम वाटर मिलाया गया है और डाइल्यूट का मतलब है कि बहुत ज्यादा वाटर मिलाया गया है स्टूडेंट्स। और हम जितना ज्यादा वाटर मिलाएंगे हम बोलेंगे उतना ज्यादा डाइल्यूट होता जा रहा है ये एसिड, ठीक है। वैसी बात है स्टूडेंट्स हम बेसिस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे NaOH, ठीक है। अगर NaOH कॉन्सेंट्रेटेड है और NaOH जो है वो डाइल्यूट है, बेस है, तो कंसंट्रेटेड है इसका मतलब बहुत कम वाटर में बहुत ज्यादा NaOH को डिसॉल्व किया गया है। डाइल्यूट का मतलब है कि वाटर बहुत ज्यादा है, जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब वाटर उतना ज्यादा है, ओके। तो आप समझ गए कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या मतलब है। जैसे स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूट भी हो सकता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड मतलब इसको बहुत कम वाटर में डिसॉल्व किया गया है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड मतलब उसको बहुत ज्यादा वाटर में डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स कई बार लोग जो है, लास्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक को कंफ्यूज कर जाते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड से। आपको कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि उसको जितना भी डिसॉल्व करेंगे वाटर में सारा का सारा आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। वीक एसिड का मतलब क्या था, सारा का सारा आयोनाइज नहीं होगा वाटर में, ठीक है। कितना वाटर है ये नहीं बोला जा रहा है, प्लीज नोट। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की जब हम बात कर रहे हैं तो कितने वाटर में मिला रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी वाटर में HCl को मिलाएंगे सारा का सारा HCl जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। जितने भी वाटर में एसिटिक एसिड को मिलाएंगे सारा का सारा एसिटिक एसिड डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। और कंसंट्रेटेड डाइल्यूट का मतलब क्या है, कि जैसे ये एसिटिक एसिड है कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड है कंसंट्रेटेड, मतलब इनको कम वाटर में मिलाया गया है। एसिटिक एसिड है डाइल्यूट, सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट, मतलब उनको
ज्यादा वाटर में मिलाया गया स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, डाइल्यूटिंग एसिड्स एंड बेसिस, तो एसिड्स और बेसिस को डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर डालते हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे स्टूडेंट्स आप सोचें कि एक बीकर है हमारे पास और उस बीकर में हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ठीक है। मान लो हमारे पास कंसेंट्रेटेड HNO3 है, ओके स्टूडेंट्स, कोई भी एसिड हो सकता था, कंसेंट्रेटेड HNO3 लिया हमने। अब ये जो कंसेंट्रेटेड HNO3 है उसमें जो HNO3 के मॉलिक्यूल्स होंगे स्टूडेंट्स, उनका क्या हाल होगा? वो तो आयनाइज हो गए होंगे, उन्होंने हाइड्रोजन आयन और ये नाइट्रेट आयन बनाया होगा स्टूडेंट्स, और ये जो हाइड्रोजन आयन है स्टूडेंट्स उसका क्या होगा? वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना चुका होगा। सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, सपोज करो ये जो सोल्यूशन है, कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है, उसमें x नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया कि इसमें कुछ वाटर डाला। वाटर हमने इसलिए डाला ताकि ये डाइल्यूट हो सके। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। अब हमारे पास सॉल्यूशन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने वाटर डाल दिया तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और क्योंकि ये वाटर ज्यादा है इसमें, तो दिस विल बिकम डाइल्यूट HNO3। अब स्टूडेंट्स आप मुझे यहां पे ये बताओ कि पहले अगर हाइड्रोनियम आयंस x नंबर के थे, तो क्या हाइड्रोनियम आयंस का नंबर अब बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या सेम रहेगा? क्या लगता है स्टूडेंट्स आपको, क्या लगता है? हाइड्रोनियम आयंस का जो नंबर है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा या कम या सेम रहेगा? क्या लगता है? देखो स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोनियम आयंस थे वो तो HNO3 के मॉलिक्यूल से आ रहे थे ना। HNO3 के तो अभी भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने तो वाटर एडिशनल डाला है, HNO3 तो डाला नहीं है। तो HNO3 पहले जितना था अभी भी उतना ही HNO3 है इस सॉल्यूशन में, ठीक है, उसके उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो अभी भी उतने ही हाइड्रोनियम आयंस होंगे स्टूडेंट्स। तो अभी भी जो हाइड्रोनियम आयंस है उनका नंबर x ही होगा। तो स्टूडेंट्स, नोट करने वाली बात यह है कि पहले x अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इतने सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, थोड़े से सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, अब उतना ही अमाउंट का हाइड्रोनियम आयन, उतना ही हाइड्रोनियम आयंस इतने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ज्यादा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यहां पर अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम लें सॉल्यूशन का, यूनिट वॉल्यूम, और उतना ही बड़ा वॉल्यूम हम यहां पर भी लें, अगर यूनिट वॉल्यूम, दोनों पे बराबर अमाउंट का वॉल्यूम लिया है दोनों केस में, तो किस केस में इस छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस होंगे या इस छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस होंगे? क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स? क्लियर सी बात है कि इस छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस होंगे और इस छोटे से वॉल्यूम में कम हाइड्रोनियम आयंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम लिख सकते हैं कि इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इज मोर, ठीक है, और इस केस में स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज लेस। आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स कि जब हम किसी एसिड को कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है स्टूडेंट्स वो कम हो जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लिख लेंगे। कंसंट्रेटेड ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। और वही चीज बेस के साथ भी होती है स्टूडेंट्स। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत है। अगर यहां पे हमारे पास कंसंट्रेटेड बेस होता कोई, जैसे कि NaOH, तो क्या होता, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास ये हाइड्रोनियम आयन की जगह पे हाइड्रोक्साइड आयन होता है स्टूडेंट्स। फिर से हम इसमें वाटर मिलाते उसको डाइल्यूट बनाने के लिए, डाइल्यूट NaOH बनाने के लिए, तो क्या हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट चेंज हो जाता? नहीं स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट वही रहता, क्योंकि NaOH के उतने ही मॉलिक्यूल्स अभी भी हमारे पास है, हमने तो वाटर ऐड किया। फिर से स्टूडेंट्स, हम यहां पे छोटा सा वॉल्यूम लेते और यहां पर भी अगर छोटा सा वॉल्यूम लेते तो यहां पर हम देखते कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर, और यहां पे देखते कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज लेस। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेटेड एसिड, ऑन डाइल्यूटिंग द कंसंट्रेटेड बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेरी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेटेड एसिड या बेस को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन, एसिड के केस में हाइड्रोनियम आयन और बेस के केस में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है। अब स्टूडेंट दूसरी बात देखते हैं, हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस में जब हम वाटर मिलाते हैं तो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस बनता है स्टूडेंट्स। तो ये जो यहां पर फेनोमेना या जो भी चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स वो एक्सोथर्मिक होता है,
एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब स्टूडेंट्स कंसेंट्रेट एसिड में जब वाटर डालते हैं तो डाइल्यूट एसिड बनता है और साथ में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। वैसे बेस के केस में भी बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और स्टूडेंट्स कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स करके आप केमिस्ट्री लैब में ये वेरीफाई भी कर सकते हो कि वाकई में हीट प्रोड्यूस होती है जब कंसेंट्रेटेड एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं। जैसे क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप एक बीकर लो स्टूडेंट्स, ठीक है। इस बीकर में थोड़ा सा वाटर डालेंगे स्टूडेंट्स हम, और उसके बाद इस वाटर में मिक्स करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड। कोई भी एसिड डाल सकते हैं, सपोज करो H2SO4 हमने ले लिया, ठीक है। HCl, HNO3 ये भी ले सकते थे स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो कंसेंट्रेटेड एसिड हमारे पास, उसको बहुत सारे वाटर में मिला रहे हैं, तो डाइल्यूट ही कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब आप ऐसा करोगे तो उसके बाद आप बीकर को जब टच करोगे तो यू विल सी कि बीकर जो है वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो वो गर्म कैसे हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे हीट प्रोड्यूस हुई, जैसा कि हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्यू ड्रॉप्स ही डालने हैं कंसेंट्रेटेड H2SO4 को। आप अगर ज्यादा H2SO4 डाल दोगे स्टूडेंट्स तो यहां पे कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसा क्यों, वो हम देखेंगे थोड़ी बाद में। तो आप वैसा बिल्कुल भी नहीं करोगे स्टूडेंट्स। बेस के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से स्टूडेंट्स। फिर से बीकर में हमने वाटर डाला और इसमें क्या डालेंगे स्टूडेंट्स, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, बताएं आप, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड बेस, जैसे कि सपोज करो NaOH हमने डाल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिर से उस कंसेंट्रेटेड NaOH को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। फिर से आप बीकर को जब टच करके देखोगे स्टूडेंट्स तो वो हॉट हो गया होगा, ठीक है। यहां पर एक काम और भी आप कर सकते थे। इस इमेज को आप देखें स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली NaOH पैलेट। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि NaOH जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो आप देखें ये सॉलिड फॉर्म है NaOH का, उसको जनरली या कई बार NaOH पैलेट भी बोलते हैं। ये NaOH जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और फिर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ये सब हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि थोड़ा सा NaOH पैलेट लेके आप वाटर में डिसॉल्व कर दो, तब भी आप स्टूडेंट्स बीकर को जब टच करोगे तो वो आपको हॉट लगेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इन सारे एक्सपेरिमेंट से बहुत इजीली प्रूव होता है कि जब कंसेंट्रेटेड एसिड या बेस को डाइल्यूट बनाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स ये थर्ड पॉइंट जो हम देखने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी इन लैबोरेटरी। देखो स्टूडेंट्स, कंसेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो हमने बीकर में कंसेंट्रेटेड एसिड लिया और ऊपर से हम वाटर डाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेथड हो सकता है कि हमने बीकर में वाटर लिया, देखो पहले का रिवर्स किया, बीकर में वाटर लिया और उसमें धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल रहे हैं। देखा जाए तो दोनों ही केस में एसिड के साथ वाटर मिलाया जा रहा है, एसिड के साथ वाटर मिलाया जा रहा है, तो कंसेंट्रेटेड एसिड जो है वो डाइल्यूट होगा। तो आपको लग सकता है स्टूडेंट कि दोनों तो एक ही बात है, हम कोई भी काम कर सकते हैं दोनों में से, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आप कभी भी अगर डाइल्यूट कर रहे हैं एसिड को तो आप ये वाला काम करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला काम जो है आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दिस इज वेरी डेंजरस, इससे आपको बहुत हार्म पहुंच सकता है स्टूडेंट्स। कैसे, देखो स्टूडेंट्स हमने देखा है ना कि जब कंसेंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है। ये जो हीट रिलीज हो रही है ना यहां पे, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, यहां पे हम थोड़ा थोड़ा करके वाटर डाल रहे हैं और यहां पे थोड़ा थोड़ा करके हम एसिड डाल रहे हैं। तो दोनों ही केस में डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है और हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स इस केस में जब हम वाटर डाल रहे हैं तो इस केस में सडनली बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, सडन रिलीज ऑफ हीट, सडन रिलीज ऑफ हीट। और इस केस में स्टूडेंट्स ग्रेजुअल रिलीज ऑफ हीट, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ हीट, हीट जो है वो ग्रेजुअली रिलीज होती है। उसका कारण ये होता है स्टूडेंट्स कि यहां पर एसिड तो बहुत थोड़ा सा ही डाला है ना हमने, और यहां पे एसिड बहुत ज्यादा है, तो एसिड के ज्यादा होने से यहां पे हीट जो है बहुत सडनली रिलीज होती है और इसमें ग्रेजुअली रिलीज होती है। तो यहीं पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की एक खतरे की बात है कि हीट अगर सडनली रिलीज हो रही है तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अब उस पर और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि यहां पर जो भी हीट रिलीज होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। यहां पे आप देख सकते हो कितना सारा वाटर है, वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। धीरे धीरे हीट रिलीज हो रही है और बहुत सारा वाटर भी है यहां पे, तो ये जो वाटर है वो उस हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा, और कुछ नहीं होगा। यहां पे जो धीरे धीरे हीट रिलीज होगी उससे वाटर और बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बस टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड बीकर increases as they absorb heat, as they absorb heat, ठीक है स्टूडेंट्स।
लेकिन इस केस में देखो स्टूडेंट्स, एक तो सडनली हीट रिलीज हो रही है और उस हीट को एब्जॉर्ब कौन करेगा स्टूडेंट्स? ये थोड़ा सा वाटर, ठीक। अब इस थोड़े से वाटर को पूरी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तो ये जो थोड़ा सा वाटर है स्टूडेंट्स, वो स्टीम में कन्वर्ट